हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं साइकोलॉजी का आपका 2012 का पेपर 3 जून सेशन का। ठीक है, पिछले 34 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके एक बार उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 35 क्वेश्चन से। ठीक है, 35वां क्वेश्चन कहता है मानव स्मृति, यानी कि यहाँ बात हो रही है आपके ह्यूमन मेमोरी के बारे में। ठीक है, ह्यूमन मेमोरी में कई सारे मॉडल्स हैं, आपको मालूम होगा तो, और नहीं मालूम है तो थोड़ा मालूम करिए। उसी में से एक मॉडल है हमारे पास सबसे पुराना, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल। ठीक है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल जो है हमारे पास, उसके अनुसार घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है। ए बी सी डी करके आपको ऐसे 4 अनुक्रम दिए हुए हैं। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। क्या पहले अवधान होगा, फिर संवेदी स्मृति आएगी, फिर अल्पकालिक स्मृति आएगी, या दीर्घकालिक आएगी स्मृति विस्तारित रिहर्सल। एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने कौन सा मॉडल दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले हम कहाँ, जो स्मृति है सबसे पहले कहाँ स्टोर करते हैं हम, हमारे सेंस के थ्रू, है ना, हमारे आँख कान नाक इनके थ्रू सबसे पहले हम क्या करते हैं, संवेदी स्मृति की बात होती है। ठीक है, हमेशा क्या होगी, सबसे पहले संवेदी स्मृति की बात होगी, किसके अनुसार, आपके एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल के अनुसार। ठीक है, तो संवेदी स्मृति ये जब आप जानते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, डी एंड बी। ए आपका कैंसिल हो गया, सी आपका कैंसिल हो गया, या तो बी सही है या तो डी सही है। ठीक है, फिर आप सोचिए कि संवेदी स्मृति में कोई उद्दीपक आया, कोई स्टिमुलस आपके संवेदी स्मृति में आया, आपकी आंखों ने किसी को देखा। ठीक है, आपकी आंखों ने, मान लीजिए यहाँ पे एक खूबसूरत सी बिल्ली है। ठीक है, खूबसूरत सी बिल्ली है, उसको आपने देखा, ये आपका उद्दीपक कहलाया। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपके संवेदी स्मृति में, मतलब आपकी आंखों ने देखा, सबसे पहले कहाँ स्टोर हुआ, वो संवेदी स्मृति में। ठीक है, अब क्या वहां से आपको लगता है कि सीधे वो एसटीएम में चला जाएगा, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा? ठीक है, जाएगा, लेकिन कैसे, जब तक आपकी आंखें ने, यहाँ पे मान लीजिए एक डॉग था, ठीक है, यहाँ पे एक कुत्ता था, लेकिन आपने कहाँ पे ध्यान दिया, आपने अपने ध्यान दिया ये स्टिमुलस पे। ठीक है, क्योंकि जो बिल्ली थी बहुत ही गोरी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या किया इसने, आपको क्या खींचा, आपका अवधान खींचा। ठीक है, यानी कि आपका अटेंशन उसने सीख किया इस गोरी सी बिल्ली ने। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, आपका अवधान आएगा। अवधान के बाद आपको याद आएगा कि कहाँ जाएगा, आपकी अल्पकालिक स्मृति में जाएगा। ठीक है, आपने इस बिल्ली को देखा, देन जाएगा आपके एसटीएम के अंदर कि हाँ हमने इस बिल्ली को देखा। अब ये कहाँ हो गया, आपके सेंसरी, आपकी आंखों से, फिर आपने क्या किया, अटेंशन किया, अवधान। हाँ, आपको कुत्ता और बिल्ली में से आपको बिल्ली पसंद आई। ठीक है, आपका अवधान, आपका अटेंशन कहाँ गया, बिल्ली की तरफ गया। ठीक है, देन आपने क्या किया, आपने इसको सेव किया कहाँ पे, अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अच्छा, मैं उस दिन रोड से जा रही थी, तब मैंने एक खूबसूरत सी बिल्ली देखी। ठीक है, देन क्या होगा, आप इसी को क्या करेंगे, बार बार इसका विस्तारित रिहर्सल करते हैं। ठीक है, आपने बात करेंगे, आप कई सारी बिल्ली देखेंगे, लेकिन आपको बार बार यही बिल्ली आएगी। घर जाके आप उसका डायग्राम बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे, बार बार उसी चीज को करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके कहाँ चली जाएगी, आपके चली जाएगी वो एलटीएम। ठीक है, यानी कि आपके दीर्घकालिक स्मृति में चली जाएगी वो बिल्ली। ठीक है, तो अब तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप बिल्ली को नहीं भूलेंगे। ओके, तो यही था हमारा एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल, जिसने बताया था कि मानव स्मृति इस प्रकार से काम करती है। आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमसे कहता है आरोपण। आरोपण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम दूसरों के व्यवहार के कारणों को निर्धारित करते हैं। आरोपण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरों के व्यवहार के कारणों को निर्धारित करते हैं। अगर कोई लड़की या लड़का प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से भाग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम, उसका ऐसा व्यवहार क्यों है, उसके कारणों को निर्धारित करते हैं। व्यवहार के किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। ठीक है, आप व्यवहार में क्या देखेंगे आप, ठीक है, ये आपसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे किस पे ध्यान देंगे, आप सर्वसम्मति पे ध्यान देंगे, वैशिष्ट पे ध्यान देंगे, आकर्षण पे देंगे। आरोपण आपका क्या है, आपका एट्रीब्यूशन है ना। एट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं हम कि व्यवहार को देखने के बाद हम किन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। या केवल आप वैशिष्ट पे ध्यान देंगे, संगति पे देंगे, या प्रभाव पे देंगे, या सर्वसम्मति पे, संगति पे और वैशिष्ट पे, या फिर वैशिष्ट पे, प्रभाव पे और आकर्षण पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सर्वसम्मति की। सर्वसम्मति आपको ए में भी मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। ठीक है, तो सर्वसम्मति की बात करेंगे हम, फिर हम देखेंगे संगति किस प्रकार से है, वैशिष्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन हम आकर्षण की बात नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का व्यवहार, आकर्षण की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगति की और वैशिष्ट की। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, हमारा सी आंसर जो है करेक्ट होता है कि हम वहां पे किसका देखेंगे, सर्वसम्मति देखेंगे, संगति देखेंगे और वैशिष्ट देखेंगे। किसी भी
का आरोपण करने के लिए, ठीक है। आरोप लगाते हैं जब किसी के ऊपर आप, तो क्या करते हैं, है ना, सर्वसम्मति, क्या ये व्यवहार जो है गलत है, ठीक है, तो ही आप उस पर आरोप लगाएंगे, ठीक है, संगति खराब है तो ही आप उस पर आरोप लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आरोपण के दौरान हम हमेशा क्या करेंगे, किसी के व्यवहार के किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है, आपकी सर्वसम्मति, संगति और वैशिष्ट से जुड़ा हुआ है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कहता है आपसे कि कार्य की ज्ञात युक्तियों का सुविचारित अनुप्रयुक्ति, मतलब उनके उपयोग की अग्रिम योजना, ठीक है। आपको क्या है, आपको किसी वर्क, किसी कार्य के बारे में क्या है, आपको पहले से ही ज्ञात युक्ति है, आपको मालूम है टास्क किस प्रकार से करना है, ठीक है। उसका क्या करेंगे हम, सुविचारित अनुप्रयुक्ति, उनके उपयोग की अग्रिम योजना, किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्रिया करते हुए उनकी निगरानी, जब हम उसको काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, उनकी निर्गत आउटपुट का मूल्यांकन, आउटपुट क्या आएगा उसमें से वो भी हमको मूल्यांकन कर सकेंगे, उसका मालूम है, और निष्पन्नता के आधार पर उत्तरवर्ती व्यवहार में सुधार लाना, ठीक है। मतलब हम अपने ही व्यवहार में क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सुधार लाना स्टार्ट करेंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, स्वविनियमित अधिगम, अंतर्निहित अधिगम, निगमनात्मक तर्कण या फिर संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है। तो ये किस प्रकार का अधिगम है, ये आपका स्वविनियमित अधिगम, ठीक है। आप खुद ही को क्या कर रहे हैं, आप खुद ही सेल्फ लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन से, क्योंकि आपको मालूम है किस प्रकार से कार्य करना है, उनकी योजना बनाएंगे आप पहले से ही, कि आपको मालूम है कि टास्क किस प्रकार से करना है, ठीक है, उनका आउटपुट क्या आएगा वो भी आपको मालूम है, तो क्या कहलाएगा, ये एक प्रकार का स्वविनियमित अधिगम कहलाएगा। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 38, ये कहता है, हम भाषा संरचना, है ना, कोई भी भाषा उसकी संरचना जो है उसका संपूर्ण अर्थ तथा भाव किस स्तर पर समझते हैं, या स्वनिम के स्तर पर, वाक्य विन्यास के, छंद शास्त्रीय परिरेखा के, या रूपिम के। ABCD में से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी, छंद शास्त्रीय परिरेखा के अंतर्गत, ठीक है। हम जो भी भाषा की संरचना है ना, उसका हम संपूर्ण अर्थ और भाव कब समझेंगे, जब हम उसके बारे में क्या मालूम होगा, छंद शास्त्रीय परिरेखा के बारे में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है, दो चरों के सांझे प्रसरण के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित सहसंबंध, यहाँ पे सहसंबंध यानी क्या है, आपका कोरिलेशन, ठीक है, को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिए हैं दो चर, यानी कि दो चर यानी कि दो वेरिएबल के सांझे प्रसरण के, है ना, इनके बीच जो बात हुई है उसके प्रतिशत के संबंध में, ये परसेंटेज दिए हुए हैं आपको, संबंध में हमको क्या करना है, निम्नलिखित सहसंबंधों को, ये जो कोरिलेशन है इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जितना दूर रहेगा कोरिलेशन उतना क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्ट्रॉन्ग से हमको कहाँ आना है, हमको ताकतवर से कहाँ पे आना है, ताकत से हमको आना है कमजोर के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही होगा इसमें। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे दूर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे हमको, अगर नंबर लाइन की बात करें, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0.40, यहाँ पे कितना है 0.60, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है -0.50, और यहाँ पे कितना है -0.70, ठीक है। तो इनमें से आपको क्या दिख रहा है लाइन पे दूर, सबसे पहले -0.70, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, ठीक है। 3 सबसे पहले आएगा आपके ऑप्शन में, 3 कहाँ दिख रहा है आपको, 3 सबसे आंसर पे तो आप यहीं पे पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका 0.60, देन आएगा आपका -0.50, एंड देन आएगा आपको लास्ट में आपका 0.40, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में करना है, यानी कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आना है, हमको जितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग से हमको कहाँ पर आना है, स्ट्रॉन्ग से हमको आना है वीक के ऊपर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने क्या, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सहसंबंधों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो चरों के बीच, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, उनके बीच का क्या दिया है, प्रसरण के प्रतिशत का संबंध दिया हुआ है, इतना 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 है, ठीक है। तो इनके बीच का क्या करना है, इन सहसंबंधों को हमको कैसे जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है, और वो हमने जमा दिया है। ऑलराइट, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है आपसे, 40 नंबर का प्रश्न जो है वो कहता है आपसे कि तीव्र नेत्र गति निद्रा की विशेषता क्या है। ओके, ये डेल्टा तरंगे, मांसपेशी तनाव की अनुपस्थिति, निम्न वोल्टेज और उच्च प्रमस्तिष्कीय गतिविधि, ठीक है। यहाँ पे तीव्र नेत्र गति निद्रा दिया हुआ है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है आपके REM स्लीप के बारे में, ठीक है, REM स्लीप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो उस पर ध्यान देंगे हम, डेल्टा तरंगे, मांसपेशी तनाव की अनुपस्थिति, निम्न वोल्टेज, उच्च प्रमस्तिष्कीय गतिविधि, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, तो आपकी जो तीव्र नेत्र गति निद्रा की विशेषता क्या है, इसमें हमको डेल्टा तरंग की बात नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 की ही ओनली बात होगी। ठीक है, निम्न वोल्टेज मिलेगा हमको, उच्च आवृत्ति की तरंगें आएंगी, उच्च प्रमस्तिष्क की गतिविधि होना स्टार्ट होगी एंड मांसपेशी तनाव की अनुपस्थिति हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट होने को भी देखने मिलता है। 41 नंबर का प्रश्न आपसे कहता है थ्रेशोल्ड प्राकल्पना। ठीक है, थ्रेशोल्ड प्राकल्पना यानी कि थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस इंगित करती है क्या, बुद्धि की एक विशेष स्तर तक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव, बुद्धि के एक विशेष स्तर तक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच नकारात्मक सहसंबंध नेगेटिव, बुद्धि के एक विशेष स्तर के पश्चात बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच वक्ररेखीय संबंध, ये कैसी बात हो रही है, बुद्धि के एक विशेष स्तर के पश्चात बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच नकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं इसको, सिंपल सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि मतलब आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है, एक विशेष स्तर पर बुद्धि तथा सृजनात्मकता यानी कि आपका इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी क्या करेगी, के बीच धनात्मक सहसंबंध दिखाएगी। ऑलराइट, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है धनात्मक सहसंबंध की, एक स्तर तक ये क्या दिखाएगी, सहसंबंध। अभी अपने ऊपर देखा क्या होता है, ये होता है आपका कोरिलेशन, है ना, कितने रिलेटेड हैं ये दोनों वेरिएबल। तो जो इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है एंड क्रिएटिविटी एक वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या करेंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाएंगी, यानी कि पॉजिटिव सहसंबंध दिखाएंगी। कब तक, एक विशेष स्तर तक। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं थ्रेशोल्ड प्राकल्पना, है ना, थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने क्वेश्चंस देखे 35 से लेके 41 तक। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑलराइट, टेक केयर।